हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ दिया था और आज हम उसके बेस पर जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, जो ये 3 रिजल्ट निकले थे जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे, उनके बेस पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल, वो भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। क्यों? क्योंकि बोहर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से बहुत हद तक कनेक्टेड है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो भी कमी थी, जो भी शॉर्टकमिंग्स थी, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उनको बोहर ने ही दूर किया था। तो वो मॉडल इससे बहुत कनेक्टेड है। तो आप इस वीडियो को भी मिस ना करें और उस वीडियो को भी मिस ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये याद रखिएगा आप लोग, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो ये आप याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था। आइए इसको समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। देखिए, जब इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था 1911 में, तो उस प्रयोग से इन्होंने 3 रिजल्ट निकाले थे, वो मैंने आपको बताए थे। अब उन्हीं के बेस पर इन्होंने इस परमाणु मॉडल में कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया है, कुछ तथ्यों को समझाया है, जो कि काफी हद तक सही भी है और कुछ बातें इनकी अधूरी हैं, या फिर कुछ बातें हम कह सकते हैं कुछ बातों का उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो जो भी है एक बार देख लेते हैं। तो जो इनका पहला पॉइंट है वो है कि रदरफोर्ड ने परमाणु को 2 भाग से मिलकर के बना हुआ माना है। रदरफोर्ड कहते हैं कि परमाणु केवल 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। क्या? देखिए, पहला पार्ट तो है नाभिक, और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है हमारा बाह्य खाली स्थान। तो पहला पार्ट है नाभिक और दूसरा पार्ट है बाह्य खाली स्थान। तो रदरफोर्ड क्या कहते हैं, जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, वहां पर मैंने एक परमाणु मॉडल आपको दिखाया हुआ है। उसमें सेंटर में न्यूक्लियस दिखाया गया है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर एक ऐसे गोला दिखाया गया है जिसको हम शेल कहते हैं। तो रदरफोर्ड क्या कहते हैं कि परमाणु में 2 ही भाग होते हैं, तो उसका नाभिक और उसका बाह्य खाली स्थान। नाभिक जो होता है वो उसके सेंटर में होता है, जैसा कि वीडियो के थंबनेल में दिखाया गया है। वीडियो के एटम के सेंटर में क्या होता है? परमाणु का नाभिक होता है, और परमाणु के नाभिक में आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्लस के चिन्ह लगाए गए हैं। इसका मतलब जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, ऐसा रदरफोर्ड कहते हैं। और बाह्य खाली स्थान यानी ये जो भी हमारा स्पेस है, इसको हम आउटर एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। तो रदरफोर्ड कहते हैं कि नाभिक के अलावा एक और भाग होता है परमाणु में, जिसको हम बाह्य खाली स्थान कहते हैं। इस बाह्य खाली स्थान में क्या होता है? इस बाह्य खाली स्थान में कुछ नहीं होता, केवल इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे। क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवोल्यूशन करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। और रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम है एक गोला है, बहुत ही छोटा सा। क्या है? गोला है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी एक बहुत ही छोटा सा गोला है। रदरफोर्ड ने बात बताई कि जो हमारा न्यूक्लियस है ये भी एक स्फीयर है, और जो हमारा एटम है ये भी एक स्फीयर है। और न्यूक्लियस का जो साइज है एटम के साइज की तुलना में बहुत कम है। क्यों? वो तो एक बात स्पष्ट है कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का साइज तो एटम के साइज से कम ही होगा। तो इस तरीके से हमारा पहला पॉइंट हो गया। एक बार पहले पॉइंट को मैं थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ आपको कि जो परमाणु होता है, परमाणु के 2 पार्ट होते हैं, नाभिक और बाह्य खाली स्थान। नाभिक परमाणु के सेंटर में होता है। नाभिक में क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। जितना भी एटम का प्लस चार्ज है, जितने भी प्रोटॉन है, वो सब इस नाभिक में घुसे रहते हैं। और नाभिक हमारा गोलाकार होता है, ठीक है। और दूसरा भाग क्या होता है परमाणु का? बाह्य खाली स्थान। मतलब इस नाभिक के चारों ओर का 3D में, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, फुटबॉल होती है, और उसके सेंटर में आप इमेजिन कीजिए कि कोई न्यूक्लियस रखा हुआ है। तो इस तरीके से बाहर 3D में क्या होता है? एम्प्टी स्पेस होता है। इस एम्प्टी स्पेस में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते रहते हैं कक्षा में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करते रहते हैं कक्षा में, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है, जिसका जिक्र रदरफोर्ड ने किया है, न्यूक्लियस की खोज ही रदरफोर्ड ने की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, और जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी खोज रदरफोर्ड ने करी।
तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉनों का कोई जिक्र नहीं किया है। यानी जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में वो कहते हैं केवल पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के बारे में उनके मॉडल में कोई डिस्कस नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज हुई थी हमारी 1932 में। कब हुई थी? 1932 में। और 1932 से पहले हमारा ये एटॉमिक मॉडल लॉन्च हो गया था, इसलिए तब तक न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था। लेकिन हाँ, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन द्वारा कर दी गई थी, इसलिए इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स की बात को बताया गया, इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया गया है। तो जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड का बस ये परमाणु मॉडल था। इसमें एक ही पॉइंट है, इससे आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो कि जो हमारा परमाणु है उसके दो भाग होते हैं, नाभिक और बाह्य खाली स्थान। नाभिक केंद्र में होता है और नाभिक के चारों ओर 3D में त्रिविमीय एक तरीके से आकृति में बाह्य खाली स्थान होता है। फिर अगले पॉइंट में बाह्य खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं वृत्ताकार पथों पर। वृत्ताकार पथों पर, इन वृत्ताकार पथ यानी सर्कुलर पाथ्स को हम क्या बोलते हैं? कक्षाएं बोलते हैं। और न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आप अगले पॉइंट में कह सकते हो। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके मॉडल का, कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज तो होता ही है सारा का सारा, लेकिन इस न्यूक्लियस में एक चीज और होती है। इस न्यूक्लियस के अंदर एटम का टोटल मास होता है। टोटल मास यानी एक एटम है छोटा सा, जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, इतनी सी चीज का मास तो होता ही है, भले ही वो लगभग वो थोड़ा सा ही हो, लेकिन मास तो जरूर होगा। तो जो टोटल मास होता है, रदरफोर्ड कहते हैं कि एटम का टोटल मास न्यूक्लियस में सेंटर्ड होता है, न्यूक्लियस में केंद्रित रहता है। एटम का जितना भी मास है वो उसके न्यूक्लियस में होता है और कहीं नहीं होता बस। अब यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस और यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, यानी एटम का टोटल मास उसके केंद्र में होता है, एटम के सेंटर में होता है बिल्कुल, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारा रदरफोर्ड का पूरा परमाणु मॉडल था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके आप लोग कैसे पॉइंट बनाओगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं कि इस परमाणु मॉडल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। देखिए, ये कंपैरिजन आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा और इस कंपैरिजन को समझना भी जरूरी है, इससे आप रदरफोर्ड के मॉडल को अच्छे से दिमाग में उतार पाओगे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा। तो आपने सौरमंडल सुना होगा, सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल में एक तरीके से यहाँ पर इसको मान लीजिए आप सन यानी सूर्य, सूर्य ऐसे होता है और सूर्य के चारों ओर क्या होता है? बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं यानी ग्रह होते हैं, और वो क्या करते हैं? वो ऐसे रिवोल्यूशन करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं सूर्य के चारों। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। ऐसा हमारे ऊपर अंतरिक्ष में है, सौरमंडल में है, तो इससे आप थोड़ा सा माइंड लगाइए और समझिए। यहाँ पर सन किसके जैसा है? यहाँ पर सन है हमारे न्यूक्लियस जैसा। किसके जैसा भाई? न्यूक्लियस जैसा। जैसे न्यूक्लियस सेंटर में होता है, ऐसे ही हमारा सन भी सेंटर में होता है। और जिस तरीके से ग्रह चक्कर काट रहे हैं सन के चारों ओर, ऐसे ही परमाणु में रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। तो इन ग्रह को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है वो सौरमंडल में इन ग्रहों की व्यवस्था के बराबर है। इन ग्रह जो हैं इनकी ये जो चक्रीय व्यवस्था है लगभग ऐसा ही है। ठीक है, तो अब आप रदरफोर्ड के मॉडल को भली भांति समझ गए होंगे कि जैसे सन है ऊपर अंतरिक्ष में, ठीक है, मतलब सौरमंडल में हमारा जो सन है, सन ऐसे सेंटर में है जैसे हमारा न्यूक्लियस होता है, और सन के चारों ओर प्लैनेट्स यानी ग्रह चक्कर काट रहे हैं जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन काटते हैं। तो यानी परमाणु के इस मॉडल को हम सौरमंडल से तुलना कर सकते हैं। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसको भी आप वहां पर पॉइंट में मेंशन कर सकते हो, समझा सकते हो, ऐसे ही डायग्राम वगैरह मेंशन करके। अब हम देख लेते हैं इस परमाणु मॉडल की शॉर्टकमिंग्स, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट कोई नहीं होता, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी बहुत सारी कमियां निकाली गई। क्या गई? कमियां थी उसमें इसलिए निकाली गई। तो देखिए, आइए देख लेते हैं पहली कमी क्या थी। अब जो हमारी पहली कमी थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, कि एक साइंटिस्ट हुए हैं मैक्सवेल की एक थ्योरी है। पहले मैक्सवेल की थ्योरी को समझते हैं, फिर देखेंगे कि कमी क्या थी। मैक्सवेल कहते हैं अगर आपके पास कोई त्वरित आवेशित कण है, अगर आपके पास कोई त्वरित आवेशित कण है,
तो मैक्सवेल क्या कहते हैं, मैक्सवेल कहते हैं कि अगर आपके पास कोई त्वरित आवेशित कण है, अब पहले तो इस वर्ड को समझो, त्वरित आवेशित कण, त्वरित मतलब एक्सलरेटेड, मतलब जिसका वेलोसिटी बार बार चेंज होती हो, जिसकी वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म ना हो, बार बार चेंज होती रहती है, उसको हम त्वरित बोलते हैं। और आवेशित जिस पर प्लस का या माइनस का कोई ना कोई चार्ज हो, उसको हम चार्ज्ड यानी आवेशित बोलते हैं। कण मतलब पार्टिकल, यानी कोई ऐसा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो और जिस पर कोई ना कोई चार्ज हो। अगर कोई ऐसा कण है और वो गति कर रहा है, तो मैक्सवेल कहते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में अपनी एनर्जी को इमिट करता है। अपनी एनर्जी को इमिट करने का मतलब है अपनी एनर्जी का ह्रास करता है, उसको खो देता है, उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, मतलब कोई आपके पास पार्टिकल है, मान लीजिए, अब ये पार्टिकल त्वरित आवेशित कण है, मतलब ये गति कर रहा है, और इसकी गति कैसी है, ऐसी है कि जिसमें इसका वेग बार बार बदल रहा है, मतलब ये त्वरित है, और इस पर मान लीजिए कोई ना कोई चार्ज है, तो ये एक त्वरित आवेशित कण हो गया। अब जब ये गति करेगा, मतलब ये गति कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उनकी फॉर्म्स में अपनी एनर्जी को खो देगा। क्या करेगा, अपनी एनर्जी को खो देगा। मान लो हमने इसको गति करा दिया ऐसे गोल गोल, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऐसे रिवॉल्यूशन कर रहा है, गति कर रहा है, और इस पर मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू, प्लस माइनस का जो भी, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा एक्सेलरेशन दिया, मतलब ये त्वरित भी है। तो क्या करेगा ये, अब इसका पथ ये है, अगर मैं इसको सेंटर मानूं यहाँ पर, तो इसकी रेडियस ये हो जाएगी आर। तो अगर ये त्वरित आवेशित कण है तो ये ऐसे इस आर त्रिज्या के पथ पर घूम रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आर त्रिज्या के पथ पर ही घूमता रहेगा। इसकी जो त्रिज्या है वो कम होती जाएगी, मतलब अब यहाँ पर आर न रह करके क्या होगा, पहले इतनी थी, अब इतनी हो जाएगी, फिर इतनी, फिर इतनी, और ऐसे बिल्कुल कम हो जाएगी इसकी त्रिज्या। मतलब थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं इससे एटम को कंपेयर करूंगा। अगर कोई त्वरित आवेशित कण है और वो गति कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है। किस रूप में करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की फॉर्म में करता है। तो वो क्या करता है, जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है, तो उसके जो पथ की त्रिज्या है, मतलब जिस पाथ पर वो मोशन कर रहा है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि अपनी ऊर्जा को खो रहा है, और अगर उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो वो एक लगातार रूप से उसी पथ की त्रिज्या पर गति नहीं करेगा, उसकी त्रिज्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। यही हमारी मैक्सवेल की थ्योरी है। अब इस थ्योरी को मैक्सवेल ने कहाँ लगाया, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर लगाया, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, ये आपका न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और उसके चारों ओर सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन भी एक त्वरित आवेशित कण है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी है माइनस का, इलेक्ट्रॉन त्वरित भी है। त्वरित का मतलब है उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। अब ये जब घूमेगा तो क्या होगा कि ये लगातार, मैक्सवेल के अनुसार ये लगातार एक ही पथ पर घूमना नहीं चाहिए। क्या होगा, इसकी जो त्रिज्या है वो धीरे धीरे से कम होती जानी चाहिए, और कम होते 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 ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस के साथ मिक्स हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियस के साथ मिक्स हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव, और न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव आपस में खत्म, यानी एटम का जो अस्तित्व है, परमाणु का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, मतलब परमाणु बचेगा ही नहीं। और अगर परमाणु नहीं बचेगा तो क्या हो सकता है, आप सभी समझ सकते हैं। हम पूरा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से, और अगर परमाणु ही नहीं बचेगा तो ऐसे जितने भी परमाणु हैं पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बचेंगे, और पूरा ब्रह्मांड नष्ट, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन यार ऐसा होता नहीं है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए, क्योंकि दुनिया स्टेबल है और हम भी स्टेबल है। लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी तो ये कहती है। अब फिर रदरफोर्ड से पूछा गया होगा कि भैया आप बताइए कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो रदरफोर्ड जी ने हाथ जोड़ दिए कि मुझे नहीं पता इस बात का। तो इसलिए यहाँ पर ये इनकी पहली शॉर्टकमिंग है रदरफोर्ड की, कि आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो कि रदरफोर्ड मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड क्या थे, वो मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ये इनकी पहली शॉर्टकमिंग है। अगर इतना बड़ा ये तामझाम आपकी समझ में नहीं आता है तो आप केवल इतना लिख सकते हो कि रदरफोर्ड मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब सेकंड शॉर्टकमिंग, सेकंड शॉर्टकमिंग और जो थर्ड है वो बहुत ही छोटी सी है। सेकंड शॉर्टकमिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझाया, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझाया, डी है।
डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण। भाई आपका परमाणु है इस तरीके से, ये न्यूक्लियस, इसके चारों ओर सेल है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कक्षाओं में आपका वृत्ताकार पथों पर चक्कर काट रहा है। तो अब एटम में ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में किस प्रकार से वितरित हैं, कितनी कक्षा, कितने इलेक्ट्रॉन, एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, इस तरह की बातों को रदरफोर्ड ने नहीं समझाया, जिसको आप आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हो, उसका रदरफोर्ड ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो यानी ये इनकी कमी है, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझाया, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को वैसे समझाया किसने था, इनसे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे बोर, नील्स बोर, उन्होंने समझाया था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब जो इनकी थर्ड शॉर्टकमिंग है वो भी छोटी सी है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। थर्ड शॉर्टकमिंग क्या है, थर्ड शॉर्टकमिंग इनकी ये है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, इसी चैप्टर में आगे आने वाले टॉपिक्स में ये आपके सिलेबस में है, तो मैं इसको बताऊंगा जरूर आपको कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप अभी एक तरीके से ये जो थर्ड वाली शॉर्टकमिंग है इसको रट लीजिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया, क्योंकि ये इनकी शॉर्टकमिंग है, बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है कि इनका मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब जब भी ये टॉपिक इस चैप्टर में आएगा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये तीन शॉर्टकमिंग की हो गई है, पहले वाली मैक्सवेल थ्योरी, दूसरे वाली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरे वाली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां पर हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।